अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मैम। Okay, so let's start our first lecture about plant growth and development. इंट्रोडक्टरी मैंने थोड़ा सा आपको दिया था रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, टोटीपोटेंसी की हमने बात की थी। तो आज हम प्रॉपर इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट सेनेसेंस, प्रोग्राम सेल डेथ एंड एफसीएन। टोटली ये जो आप कह लें कि जो कंटेंट, जो चैप्टर मैंने अपलोड भी किया आपके जीसीआर पे, ये इन तीनों टॉपिक्स को जो है वो कवर करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट सेनेसेंस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, इसको हम फर्स्टली डिस्क्राइब करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम एंड पे जाके इन तीनों टर्म्स को जो है वो आपस में साथ साथ हम रिलेट भी करते जाएंगे, और सेपरेटली जो है एफसीएन इन प्लांट्स जो है इसको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले व्हाट इज सेनेसेंस, और ये जो तीनों टर्म्स जिसका जो कि हमारा टॉपिक का हिस्सा है, कि सेनेसेंस का होना, ये प्रोग्राम सेल डेथ का होना और एफसीएन का होना, ये है क्या और क्या ये हमें रोजमर्रा जिंदगी में नजर आती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर जीरो जो कि इस दुनिया में आएगा उसका इख्तिताम होना है, उसकी डेथ होनी है, और वो डेथ जो है वो पहले से डिसाइडेड है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो भी प्रोड्यूस होता है, उसकी अल्टीमेटली जो है डेथ होनी है। ड्यूरेशन उसका जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन डेथ का होना जो है ये लाजमी है। देन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डेथ का प्रोसेस स्पेशली हमें लीव्स में बहुत ही आप कह लें कि प्रोमिनेंट फीचर है, जो कि हर ऑटम सीजन में हमें लीफ फॉल की सूरत में नजर आता है। ये लीव्स की डेथ होती है, लीव्स के सेल्स की डेथ होती है, और अल्टीमेटली लीव्स जो है वो फॉल कर जाते हैं। ये ऐसा फिनोमिनन है जो कि हर एक नोटिस कर सकता है। इवन जैसा कि स्टार्ट है आपके चैप्टर का, तो इसमें शेक्सपियर की पोएट्री में भी इवन फॉलिंग ऑफ द लीव्स का जिक्र है, कि किस तरीके से फॉलिंग ऑफ द लीव्स को उसने अपनी जिंदगी की इख्तिताम की तरफ जो है उसको उसके साथ रिलेट किया है, कि जिस तरीके से एक सीजन जब आता है ऑटम का, तो उसमें ये लिखी बड़ी बात है कि उसमें लीव्स जो है वो फॉल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से इंसानी जिंदगी जो है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है आप कह लें कि तब्दीलियां आती रहती हैं, जो कि अल्टीमेटली उसको डेथ की तरफ लेके जाती है। सो इसी के अंदर रहते हुए ऑटम लीव्स की एग्जांपल को सामने रखते हुए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्नेसेंस को। ऑटम लीव्स की एग्जांपल को सामने रखते हुए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नेक्रोसिस को, एप्सियन को, कि किस तरीके से आपस में रिलेट करती है। ऑल दो लेसन्स जो है ये आप कह लें कि स्मॉल लेवल पे जो है वो स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल करती है, और अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे लीफ, पूरे के पूरे ऑर्गन, पूरे के पूरे प्लांट की डेथ का बाइस बनती है। लेकिन प्रॉपरली व्हाट इज सेनेसेंस? सो सेनेसेंस इज एन एनर्जी डिपेंडेंट ऑटोलाइटिक। ठीक है, पहली इसकी खूबी क्या है? इट्स एनर्जी डिपेंडेंट। ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस नहीं है, बल्कि ये टाइम मांगती है, प्लांट का जो है वो एनर्जी मांगती है उससे। ऑटोलाइटिक है, सेल्फ डाइजेशन है प्लांट के सेल्स की, एंड द प्रोसेस दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स विद जेनेटिकली रेगुलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। इसमें एनवायरमेंट का चेंज होना, यानी उसके फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और इंटरनल फैक्टर यानी कि जेनेटिकली प्रोग्राम जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, यानी कि जिसके अंडर रहते हुए, जिसके मैंने शुरू में बात की है, कि अल्टीमेटली जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म जो आप कह लें कि प्रोड्यूस होता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ होती है। तो दैट डेथ इज बिकॉज द प्रोग्राम डेवलपमेंटल, यू कैन से, जिसको हम पीसीडी के नाम से जो है जानते हैं, जो कि सेल के नाम से मशहूर है, लेकिन उसको आप एक ऑर्गेनिज्म की डेथ के तौर पे भी ले सकते हैं। सेनेसेंस से नेक्रोसिस कैसे डिफरेंस है? क्योंकि नेक्रोसिस को भी अगर आप जानते हैं तो नेक्रोसिस के बारे में भी आपको पता होगा कि ये भी सेल्स की डेथ ही होती है, या टिश्यूज की डेथ ही होती है। टिश्यू सेल से मिलकर बने हैं, सेल की डेथ होगी, टिश्यू की डेथ होगी, तो एक रीजन जो है वो आपको नजर आता है, जो कि
डेड टिश्यूज का होता है और आप उसको नेक्रोटिक टिश्यू बोलते हैं, और वो नेक्रोटिक टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से होता है। तो हाउ इट इज सिमिलर विद द सेनेसेंस, ऑल्दो इसकी कुछ चेंजेस ये इसमें क्योंकि ये भी डेथ है और वो भी अल्टीमेटली डेथ की तरफ ही लेके जाएगा सेनेसेंस भी, तो इनमें कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग जो है वो पाई जाती है। लेकिन अगर आप नेक्रोसिस को प्योरली डिफाइन करना चाहें तो इट इज द डेथ दैट इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय फिजिकल डैमेज। ठीक है, जैसे कि अगर प्लांट के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हो गया है, किसी माइक्रोब का अटैक हो गया है, कोई पॉइजन उसके ऊपर आ गया है, या कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा है जो कि उन प्लांट्स को जलाने का बाइस है या उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो जो डायरेक्टली आप कह लें कि फिजिकल डैमेज होगी वो उसका नेक्रोसिस कहलाएगा। जबकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस जो इंटरनल आप कह लें कि जो अल्टीमेट प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, उसके साथ मिलके अगर जो फिनोमिनन होगा और उसकी वजह से जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होंगे उसको हम सेनेसेंस बोलेंगे। सो मेन डिफरेंस जो है आप यूं कह सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर अगर अकेले वर्क कर रहे हैं तो वो नेक्रोसिस को लेकर आएंगे, और अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो सेनेसेंस को, ऑल्दो इसमें होने वाली चेंजेस जो हैं चाहे सेनेसेंस हो चाहे नेक्रोसिस हो, तो आप देखेंगे कि जो ऑटोलेटिक डैमेज है या ऑटोलेटिक जो प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपने सेल को एनगल्फ करता है या अपने सेल को डैमेज करता है या अपने सेल को की डेथ करवाता है जो प्लांट, तो वो प्रोसेस जो है वो मिलता जुलता ही है। देन देयर इज अनदर टर्म जिसको हम कहते हैं एब्सियन, और एज द नेम इंडिकेटेड आपने इसको एब्सिसिक एसिड में पढ़ा होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं आपके फिजियोलॉजी 2 में के कंटेंट का हिस्सा है एचईसी के मुताबिक, उसमें आपने एब्सिसिक एसिड में इसका नाम सुना होगा। एब्सिसिक एसिड का नाम एप्सियन से ही निकला है, मतलब एप्सियन की वजह से ही उसका नाम एब्सिसिक एसिड पड़ा था। और एप्सियन क्या चीज है, ये भी आप समझ लें कि ये डेथ की वजह से ही होती है सेल्स की, लेकिन ये एक प्रॉपर टर्म है जिसमें सेल्स जो है, ये लेयर्स ऑफ द सेल्स जो है उनकी डेथ होती है। और ये जो लेयर्स ऑफ द सेल्स हैं ये एट द बेस ऑफ द फ्रूट, एट द बेस ऑफ द लीफ, एट द बेस ऑफ द ऑर्गन्स, मैंने मतलब हर चीज जिसकी जो किसी चीज से जिसकी अटैचमेंट है, जैसे लीफ पैटियोल से अटैच करता है, जो आपका फ्लावर है वो पेडिसल से अटैच करता है, तो उसकी बेस पे जो सेल्स हैं जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा है ऑर्गन, ये वो टिश्यू जो ओरिजिनेट कर रहा है, तो उस बेस पर से लेयर्स ऑफ द सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है तो ऊपर वाला रीजन की भी डेथ नहीं भी होती तो वो फॉल ऑफ कर जाता है। फ्रूट भी इसी तरह गिरते हैं, लीफ भी इसी तरह गिरते हैं, फ्लावर्स भी इसी तरह गिरती हैं, और फ्लावर की पत्तियां जो झड़ जाती हैं वो भी इसी इसी प्रोसेस की वजह से ही झड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेनेसेंस जो है वो भी सेल डेथ है, लेकिन दैट्स एनर्जी डिपेंडेंट ऑटोलेटिक, और इसके अलावा ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोग्राम की वजह से होती है। नेक्रोसिस क्या है, इट्स आल्सो द टाइप ऑफ द यू कैन से द प्रोसेस जो कि सेनेसेंस से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें फिजिकल डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और एप्सियन क्या है, सेल्स की ही डेथ है लेकिन एक खास जगह पे है जिसकी वजह से वो जो अटैच जो आप कह लें कि पार्ट है प्लांट का वो फॉल ऑफ हो जाता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो, या एनी अदर थिंग जो कि शेड हो सकती है। Now, what are the types of plant senescence? Plant senescence को you can based on the levels of the structural organization, plant senescence को तीन तरह की senescence में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि नंबर एक प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको पीसीडी के नाम से आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, पीसीडी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। और ऑर्गन सेनेसेंस, सिंगल सेल की डेथ, ऑर्गन की सेनेसेंस, या पूरे के पूरे प्लांट की सेनेसेंस। ठीक है, तो हमने इसमें से पीसीडी और ऑर्गन सेनेसेंस को लेके चलना है, और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट्स अबाउट द होल प्लांट सेनेसेंस। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीडी को, और उसके साथ साथ ऑर्गन सेनेसेंस भी उसके अंदर ही जो है वो डिस्कस होती चली जाएगी, लेकिन मेन फोकस जो है वो हमारा पीसीडी पे रहेगा। तो व्हाट इज पीसीडी? एज द नेम इंडिकेटेड, इज द जनरल टर्म referring to the genetically regulated death of the individual cells, and during PCD the protoplasm and sometime the cell wall, sometime का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि जरूरी नहीं है कि हर दफा एक सेल जब डैमेज हो या एक सेल जब उसकी डेथ हो उसकी सेल वॉल भी जो है वो डिग्रेड हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ इंटरनल जो उसका मटेरियल है, मतलब ग्लास जो है वो सिर्फ डिग्रेड होता है, सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, और कुछ केसेस में सेल वॉल भी डिग्रेड हो सकती है।
So in the case of the development of the xylem trachea elements and fibers, however, secondary wall layers are deposited prior to the cell death. लेकिन in case of xylem cells और fibers में ये देखा गया है कि before this के program cell death हो, उससे पहले ही secondary wall की deposition जो है वो start हो जाती है। बेटा आप कोशिश किया करें कि आप 15 मिनट तक एंटर हो जाया करें, उसके बाद प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें लेक्चर के दौरान, ठीक है। मैंने जानबूझ के 15 मिनट पे ही लेक्चर स्टार्ट किया है कि ये जो बार बार की जो आनियां जानियां है ना, ये ना हो और आप एक ही दफा एंटर हो जाए और फिर मैं एक ही दफा पढ़ा लूँ। तो बराए मेहरबानी 15 मिनट तक आप आ जाया करें क्लास में। Okay, so we were talking about PCD, and we said that during PCD the protoplast and sometime the cell wall, और फिर उसमें भी हमने बात की कि ट्रैकरी एलिमेंट्स में बिफोर दैट के PCD अकर्स, इससे पहले ही सेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। PCD is an essential aspects of the normal plant development. ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है या कि ऐसी चीज है जो कि अनयूजुअल है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल पार्ट, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे उसकी जिंदगी में प्लांट की जिंदगी में लीफ का बनना है, फ्लावर का बनना है, या उसकी जिंदगी में बर्ड्स का बनना है, ठीक है, रूट्स का बनना है, ऐसे ही प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसका होना लाजमी है और वो उसके लिए फायदेमंद भी है। कैसे, ये जब हम टॉपिक की डिटेल में जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सो इट कैन बी इंड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो भी पीसीडी को इंड्यूस करवा सकते हैं, ऑल दो कि ये अगर वो नहीं भी आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इंटरनली एक वक्त आएगा कि जिसमें पीसीडी में तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के वजह से होती है। देन उसके बाद ऑर्गन सेनेसेंस, तो मेरा ख्याल है इसको डिफाइन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पीसीडी जो है वो सेल की डेथ है और ऑर्गन में आपके इनके होल लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, मतलब हम एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि उसकी डेथ कैसे होगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सेल की डेथ के बगैर ही ऑर्गन की डेथ हो जाए, ठीक है। तो सेल की डेथ होगी और उसके बाद फिर बाकी की जो स्टेजेस हैं वो ऑर्गन की सेनेसेंस की तरफ जो है वो ले जाएंगे। दैट्स वाई मैंने कहा कि हम इसको एक दूसरे के साथ साथ जो है वो पैरेलल पढ़ेंगे। और इनमें जो ज्यादा प्रोमिनेंट आपको ऑर्गन की सेनेसेंस नजर आती है वो एप्सियन में मैंने आपको बताया कि जिनकी एप्सियन भी होती है, जिनके फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, इसके अलावा ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं। तो ये जब इनकी डिके होता है या इनका फॉल ऑफ होता है तो दैट्स बिकॉज ऑफ, उसको आप कह सकते हैं कि एप्सियन की वजह से होता है। साथ में प्रोग्राम सेल डेथ भी चल रही होती है और ओवरऑल पूरा का पूरा ऑर्गन जो है उसकी सेनेसेंस होती है। सो एज आई टोल्ड यू कि सेनेसेंस जो है ये कोई अजनबी चीज नहीं है प्लांट के लिए, कोई ऐसी अनयूजुअल थिंग नहीं है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस विच इज आल्सो रिलेटेड टू द एवरी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया कि ट्राइकोम्स का बनना यहाँ पे ये अच्छे से बताया हुआ है, लीफ का बनना और उसका टूटना, लीफ के ऊपर आप कह लें किसी डिजीज का लग जाना, रूट का बनना, रूट के अंदर किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का हो जाना, रूट की कैप का बनना, एनी डेवलपमेंट जो कि प्लांट के अंदर होती है, एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ प्रोसेस जैसे कि प्लांट की लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो भी नॉर्मल प्लांट की लाइफ का जो है वो हिस्सा है। अगली टर्म क्या है, होल प्लांट सेनेसेंस है, जिनमें डेफिनेटली प्रोग्राम सेल डेथ और उसके बाद ऑर्गन डेथ और अल्टीमेटली अगर पूरे प्लांट की आप कह लें कि डेथ हो जाती है तो दिस इट इन्वॉल्व्स द डेथ ऑफ द एंटायर प्लांट, तो उसको हम कहेंगे कि वो होल प्लांट सेनेसेंस है। सो होल प्लांट सेनेसेंस डिफरेंट फ्रॉम एजिंग इन एनिमल्स। ये इसको इस तरह मत लें कि जिस तरह एक एनिमल्स में एक खास एज होती है और उस एज के बाद जो है वो एनिमल की डेथ हो जाती है, ये नहीं है, क्योंकि प्लांट में आपको इसमें वेरिएशंस नजर आती हैं। प्लांट में आप देखते हैं कि सदाबहार प्लांट भी है, ठीक है, मतलब कि कोई और फैक्टर तो उनको मार सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो मर ही नहीं सकते, लेकिन ये कि उनकी लाइफ जो है वो उनमें वेरिएशन बहुत है। सदाबहार भी है और उसके साथ हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सेंचुरीज की मुश्तमिल है, जिनकी एज जो है सेंचुरीज की मुश्तमिल है। कुछ ऐसे हैं जो आपको सीजन में जो है एक ही सीजन गुजरता है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फ्यू वीक्स से लेकर और 4600 तक की एग्जांपल्स जो हैं, ईयर्स की एग्जांपल जो है हमारे पास है।
तो फ्यू वीक्स में आपके पास आपके एनुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए उगे, फ्लावर किया, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और 46 ईयर्स की जिसकी एग्जांपल दे रहे हैं वो है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 4600 जो है वो साल पुराना प्लांट है और जो कि स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। कॉलोनल पेरिनियल प्लांट्स भी हैं जो कि बहुत हमेशा जब उग जाते हैं तो अगर आप उनको काटे ना या उनके ऊपर कोई और जो है वो आफत ना आ जाए तो तब तक जो है उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है। तो वो पोटेंशियली कैन लिव फॉर एवर। और इसी तरह ये ऐसा है क्यों, क्यों प्लांट इतनी देर तक जिंदा रहते हैं और क्यों इनके अंदर जो है वो आप कह लें कि एनिमल्स की तरह एक खास वक्त के बाद डेथ नहीं आती। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इनके पास एपिकल मेरिस्टम्स है। और एपिकल मेरिस्टम्स के बारे में भी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपनी बात की थी कि जो उसकी एपिकल रीजन्स में मौजूद है जो कॉन्टिन्यूसली सेल्स को ऐड करवा रही है, ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी में। दैट्स वाई जो होल प्लांट सिनेसेंस है इसको आप कह लें कि इसमें डिफरेंट तरह की वेरिएशंस जो है वो पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट स्पीशी। सो इसके अंदर होता क्या है वो तो मैंने आपको बताया कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ही कि उसमें क्या क्या चीजें जो है वो फर्दर चेंजेस आएंगी जो कि प्रोग्राम सेल डेथ और उसके बाद ऑर्गन डेथ और अल्टीमेटली जो है वो होल प्लांट सेंसस में हम क्या डिस्कस करेंगे। सो दिस द प्रोसेसेस ऑफ पीसीडी हो या ऑर्गन सिनेसेंस हो या होल प्लांट जो है आप सिनेसेंस कह लें, दीज आर डिफरेंट, all these three terms differ with respect to the size, cell number and complexity of their senescing unit। कि आया उनका वो एक सेल पे मुश्तमिल है वो डेथ, वो पूरे ऑर्गन की डेथ है, वो पूरे प्लांट की डेथ है और इसके अलावा भी इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है। इनके प्रोसेस में भी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो मौजूद है। और दे ऑल्सो डिफर विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल क्यूज जो कि इनको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि फ्रूट हर मौसम में तो गिरता नहीं रहता, ठीक है, फ्रूट के भी गिरने का एक टाइम है। इसी तरह फ्लावर जब प्रोड्यूस होते हैं प्री मेच्योर डेथ भी हो जाती है उनकी, लेकिन अगर अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है तो वो आप जानते हैं कि जब वो अपनी फ्लावर जो है वो फ्रूट की कन्वर्जन के प्रोसेस में होता है तो उस टाइम पे अपनी जो उसकी पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, उनको उनको फॉल ऑफ करवाता है। तो इस तरीके से इनकी इन तीनों प्रोसेसेस के है, ना सिर्फ इनमें साइज का डिफरेंस है कि कितना प्लांट साइज जो है इससे मुतासिर हो रहा है, सेल के नंबर का डिफरेंस है, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैकेनिज्म की वो भी डिफरेंट है। However, it is important to note that at cellular level, the PCD, organ senescence, and whole plant senescence all use the same or similar genetic pathway for the cell autolysis। क्योंकि चाहे होल हो चाहे ऑर्गन की डेथ हो तो स्टार्ट तो यहीं से होना है ना, सेल की डेथ से। So in other words, PCD is the common feature of all these three types of the senescence. Now we will explain further the PCD और इसको हम रिलेट करेंगे ऑटोलाइसिस, यानी कि सेल्फ जो आप कह लें कि डाइजेशन होती है या सेल्फ लाइसिस होती है प्लांट में, तो ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप पीसीडी को देख सकते हैं, एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में भी ये होती है, लेकिन उनमें मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक एनिमल्स और प्लांट्स में तो मैकेनिज्म काफी डिफरेंट है, कुछ चीजें सिमिलर भी हैं इनकी जो कि हम साथ साथ देखेंगे भी, लेकिन अल्टीमेट नतीजा दोनों में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में, फंजाई में हो या एनिमल में हो या प्लांट में हो, अल्टीमेट नतीजा यही है कि ये सेलुलर सुसाइड है, ठीक है, जिसमें सेल की अल्टीमेटली जो है वो डेथ होनी होती है। मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनमें ऑर्गेनाइज्ड किस्म की डिस्ट्रक्शन होती है सेल की, and this required the normal growth and development and for the removal of the unwanted या damaged infected cells अगर उनके हो जाएं तो तमाम मल्टाइस जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये फिर ये खूबी होती है कि वो अपने इन डैमेज्ड, अनवांटेड और इन्फेक्टेड सेल्स को फिर गिराने की या खत्म करने की सलाहियत रखते हैं ताकि इन्फेक्शन फर्दर फैले ना। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी ने हैंड रेस किया है और हैव एनी कमेंट? जी अवैस, आपने क्यों लिखा है अपना रोल नंबर? जी अवैस, कुछ कहना है आपको या ये प्रेजेंट शो करने का नतीजा है, यानी कि आप अपने आप को प्रेजेंट शो कर रहे हैं? मुझे लगता है अवैस क्लास में ही नहीं है।
प्रेजेंट लिख के चला गया। मैम वो है क्लास में और माइक कर रहा है, माइक नहीं चल रहा उसका। अच्छा माइक नहीं चल रहा, ओके तो कोई बात नहीं। वैसे आपका आइकन नजर आ रहा है, तो जो भी जैसे कि जमीला को मैंने ये टास्क दिया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल है कि आपको मार्क कर लेगी प्रेजेंट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जी मैम। ओके सो प्रोग्राम सेल डेथ की हम बात कर रहे थे कि इसको हम रिलेट करेंगे ऑटोलाइसिस से। तो ऑटोलाइसिस में हमने बात की है कि अगर प्लांट में कोई भी डैमेज आ जाता है, उसका टिश्यू किसी वजह से डैमेज हो जाता है, उसमें कोई बीमारी लग जाती है, और प्लांट और एनिमल कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर वो ये नहीं चाहता कि उसके इन्फेक्टेड टिश्यूज की वजह से उसका बाकी जिस्म जो है वो भी मुतासिर हो। तो फिर और ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये पैथोजन के अटैक की वजह से भी हो सकता है, ये किसी आप कह लें कि चिलिंग या टेम्परेचर के स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये किसी माइक्रोबियल अटैक की वजह से हो सकता है, ये किसी केमिकल की वजह से हो सकता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लीथल इवेंट जो कि उसके कुछ सेल्स को जो है वो डैमेज कर दे। उसके बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से वो डैमेज जो है वो इस तरीके से प्रिवेल करती है कि वो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसमें एरर्स आ जाते हैं, और एरर्स आने के बाद दिस इन्वॉल्व द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स set of the genes that आप कह लें कि डिसमेंटलिंग ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स का फिर बाइस बनते हैं। यानी कि जब अटैक होता है या आप कह लें कि स्टिमुलाई आता है जिसकी वजह से प्रोग्राम सेल डेथ ट्रिगर हो, तो उसमें होता क्या है कि जो स्टिमुलाई है, जो भी पैथोजन है या केमिकल है या जो भी स्ट्रेस है जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है टिश्यू, तो उन सेल्स में वो डैमेज तब होता है जब उन सेल्स में जो रेप्लिकेशन में एरर आता है, और उसकी वजह से काफी सारी जो ऐसी प्रोटीन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं जो कि फिर उसकी अल्टीमेटली डेथ करवाने का बायस बनती है। यानी कि प्रोटीन स्पेशल प्रोड्यूस होती हैं कुछ जीन से, जो कि इसमें प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होते हैं, जो जीन्स जो कि प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो फिर प्लांट की सेल की या एनिमल के सेल की डेथ करवाने का बायस बनती हैं या उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एनिमल सेल्स में प्रोग्राम सेल डेथ को हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह लें कि जो है डिस्कस्ड है, या आप ये कह लें कि बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। इसको पहले हम देख लेते हैं, और प्लांट के कुछ फीचर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि पीसीडी इन एनिमल्स से रिलेट करते हैं। इस वजह से हम पहले देख लेते हैं कि एनिमल्स में पीसीडी कैसे होती है। तो इन एनिमल्स इट इज एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस, और इसको फिर आपने नाम सुना होगा एपोप्टोसिस का नाम दिया जाता है। यानी कि सेट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस जो कि सेल की डेथ का बायस बने, उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ। जैसे कि ऑटम लीव्स में भी फॉलिंग ऑफ होती है, तो उनमें भी आप कह सकते हैं कि एपोप्टोसिस होती है। तो ड्यूरिंग एपोप्टोसिस द सेल न्यूक्लियस कंडेंस and the chromosome fragments as a result of endonucleases digestion of the DNA between the nucleosome। आपको पता है ना कि न्यूक्लियोसोम जो है ये डीएनए प्लस जो है उसकी प्रोटीन जो है वो मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है, जो उसकी एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह मिलके, तो ये पूरा आप कह लें कि क्रोमोसोम बनाती हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग अपोप्टोसिस कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और उसके जो न्यूक्लियोसोम है उनकी उनकी उनमें डीएनए की जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन ऑर्डर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ऐसा नहीं है कि ये हैप्पैजार्ड होती है, ठीक है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोसेस है जिसमें एक खास ऑर्डर्ड का है ना, मैंने एक खास रेंज की लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिनको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लैडर्स कहा जाएगा। और when the DNA is size separated by electrophoresis, तो आप इन लैडर्स को आराम से वहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कैसे उनका जो है वो जेल पे वो किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो उसको देखा गया कि इसमें खास लेंथ के जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो है लेटर जो बनती हैं। इन एडिशन और इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियेसिस यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए की डाइजेशन के अलावा और क्या होता है, कैस्पेजेस। कैस्पेजेस क्या है, दीज आर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। दीज आर द प्रोटीन्स जिनका नाम क्या है, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, और इनको हम एब्रीवेट कर रहे हैं कैस्पेजेस से।
और इसी तरीके से ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि टारगेट करती हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिंगल ब्रेक्स आफ्टर द स्पेसिफिक एस्पार्टिक रेजिड्यू। यानी कि किसी प्रोटीन को अगर डिग्रेड करना होगा तो उस प्रोटीन में जहां जहां एस्पार्टेट आएगा वहां वहां पे एक सिंगल ब्रेक जो है ये प्रोटीन्स लगा सकती हैं, जैसे कि इसके नेम में भी है सिस्टीन डिपेंडेंट और एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीएजेस, ऐसी प्रोटीन जो कि स्पार्टिक एसिड या स्पार्टेट जो है एस्पार्टिक एसिड उसकी उस जगह पे जहाँ पे एस्पार्टिक एसिड होगा वहां पे ब्रेक लगाएंगी प्रोटीन में। तो ये इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। डायरेक्टेड digestion of the target protein by caspases leads to the controlled death of the cell, and during this process the plasma membrane forms irregular bulges। okay? जिसे आप कहते हैं कि जैसे कार्टून्स में आप देखते हो ना, कार्टून्स में वो दिखाते हैं कि अगर किसी को कुछ हिट कर देता है तो वो बाहर एक इमेजिनेशन जो है वो दिखा देते हैं कि ऐसे उसका जो स्किन है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। तो आप यूँ समझ लें कि इस तरह की बल्जेस जो है और ब्लब्स जो हैं वो इसके बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। और इसके अलावा द सेल फ्रेगमेंट्स इनटू न्यूमरस वेसिकल्स एंड कॉल्ड द एपोप्टोटिक बॉडीज। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एनिमल के सेल में हो रही है। क्या क्या है? नंबर 1 के सबसे पहले डीएनए जो है वो डिग्रेड होगा। नंबर 2 कैस्पेजेस जो है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देंगी, ठीक है। नंबर 3 के डाइजेशन होगी और डाइजेशन की बाद कंट्रोल्ड सेल डेथ में ये डाइजेशन से मुराद प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी और इस दौरान में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बल्जेस बन जाएंगे, उसके जो है ब्लब्स बन जाएंगे और जो इसके नतीजे में क्या होगा कि सेल्स जो है सेल बजाते खुद जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे एंड विच आर देन फाइगोसाइटोज्ड एंड फाइगोसाइटो बाय द फाइगोसाइट्स और उसके बाद इनकी अप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के जरिए इनकी डाइजेशन हो जाएगी और फाइनली जो आप कह रहे हैं कि पूरा पूरा सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। नाउ हाउ इट इज सिमिलर विद द प्लांट। तो प्लांट में कुछ कुछ रिजेम्बलेंस जो है वो पाई जाती है एनिमल्स की कहने के प्रोग्राम सेल डेथ से ही, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो मैंने बात की है पहली स्टेज की कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लैडर्स बनती है ऑर्डर। तो दिस आल्सो has been observed in case of the program cell death in plants। और प्रोग्राम सेल डेथ इन प्लांट्स जो है वो दो तरह की होती है, एक वैक्यूलर टाइप की होती है और एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप की होती है, ठीक है। तो जो ये मैं आगे बताती हूँ आपको इसकी डिटेल, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि प्रोग्राम सेल डेथ जो प्लांट्स में है ना ये दो तरह की होती है। तो जो एक है HR टाइप की और एक है वैक्यूलर टाइप की। तो जो HR टाइप की जो आप कह लेंगे प्रोग्राम सेल डेथ है ना, उससे ये एनिमल की सेल की ये वाला स्टेज जो है वो मिलती जुलती है कि उसमें भी पहले ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के जो है वो लैडर्स बनती हैं और उसके बाद जो है बाकी का काम जो स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से लेकिन ये होती कब है, ये जो HR टाइप की है ये तब होती है जब पैथोजन प्लांट्स के ऊपर अटैक करती है, तब ये ज्यादा देखी गई है। बट इन मोस्ट केसेस जो है डीएनए डिग्रेडेशन गिव राइज टू डीएनए स्मीयर। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन है यानी कि अगर पैथोजन का अटैक ना हो उसके अलावा प्रोग्राम सेल डेथ हो रही हो तो फिर उसमें ये लैडर्स नहीं बनती बल्कि एक आप कह लें कि एक हॉच पॉच सा आप कह लें कि मटेरियल बनता है डीएनए का जो कि जिनको आप कोई ऑर्डर में नहीं ला सकते या जिनकी कोई एक स्टैंडर्ड टाइप की कोई फ्रैगमेंट्स नहीं है। ऑल्दो देयर आर नो ट्रू कैस्पेजेस इन द प्लांट्स। मैंने आपको वहां पे प्रोटीन बताई है ना जो एस्पार्टिक एसिड के रेजिड्यू पे जो है वो हिट करती हैं और वहां पे जाके उसको आप कह लें कि ब्रेक लगाती हैं। तो इस तरह की कोई खास किस्म की क्लूज जो है प्लांट्स में नहीं मिलते, लेकिन प्लांट के पास और वैरायटी है प्रोटीन की, प्रोटीएजिस प्रोटीन की या एंजाइम्स की जो कि आइटोलाइसिस में जो है वो काम कर सकते हैं और उनको फिर आप कैस्पेज तो नहीं कहेंगे लेकिन कैस्पेज लाइक हम कह सकते हैं। नाम वैसे ही बनेगा सिस्टीन एंडोपेप्टाइडेजेस, serine protease and metalloprotease and the ubiquitin protease complex। ये तमाम के तमाम जो है इनको हम कहेंगे कि ये कैस्पेज लाइक जो है प्रोटीन। इसके अलावा सिस्टीन एंडोपेप्टाइडेज डिजीज, इसके अलावा सीरीन प्रोटीएजेस, मेटालोप्रोटीएजेस और यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है ये तमाम के तमाम जो एंजाइम्स हैं ये जिस तरह एनिमल्स में कैस्पेजेस काम करती है ना इस तरह यहाँ पे ये तमाम प्रोटीन्स जो है मिलके वही काम सर अंजाम देती है। ओके
जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है इन एंड प्लांट्स, इसको आप दो तरह के जो है हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन से उसके अंदर डिस्टिंक्टिव किस्म के साइटोलॉजिकल पाथवेज जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा। तो इस निस्बत से अगर हम देखें तो आप इसको दो तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक जिसको हम कहते हैं वैक्यूलर टाइप, एंड नंबर टू जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप, या इसको इन शॉर्ट एचआर टाइप पीसीडी कहेंगे। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि एचआर टाइप जो पीसीडी है दैट्स मोरली बिकॉज ऑफ द ऑफनली बिकॉज ऑफ द पैथोजन अटैक की वजह से जो है वो एचआर टाइप की होती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो आप कह लें कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसमें वैक्यूलर टाइप की पीसीडी भी हो सकती है। ऑल्दो कि ये इस पे भी डिपेंड करेगी कि आया आपकी प्लांट का ना पार्ट कौन सा है कि जिसकी डेथ होने जा रही है, क्या वो मेसोफिल टिश्यू है, क्या वो कोई आप कह लें कि जाइलम का टिश्यू है, जाइलम का सेल है, ट्रैकिंग एलिमेंट्स है, या कोई फाइबर है। तो इस पे भी डिपेंड करती है कि आया उसमें वैक्यूलर टाइप की पीसीडी होगी या उसमें एचआर टाइप की जो है वो पीसीडी होगी। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम देख लें तो मेरे ख्याल उसके बाद फिर मुझे समझाना आसान हो जाएगा। डायग्राम में ये ऊपर वाला जो है डायग्राम ए, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग वैक्यूलर टाइप, और सेकंड वन जो है इट इज रिप्रेजेंटेटिंग हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप। तो वैक्यूलर टाइप में क्या है, आप पूरे सेल को देख लें, इसके अंदर प्लास्टिड है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियन है। और सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है कि जो वैक्यूल है वो स्वेल कर गया है, यानी कि पहले आप वैक्यूल का साइज देखें और दूसरी स्टेज पे इस वैक्यूल का साइज देखें, वो स्वेल कर गया। और स्वेल करने के बाद उसने क्या किया है, और आप देखें कि स्वेल करने के बाद उसकी जो टोनोप्लास्ट है, ये देखें उसमें ब्रेक्स आए हुए टोनोप्लास्ट में। मैं इसको बड़ा ही कर देती हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। जी, तो मैं बात कर रही थी कि पहले आप इसके वैक्यूल को देखें और उसके बाद आप इसके वैक्यूल सेकंड स्टेज पे इसके वैक्यूल को देखें, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो है पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, स्वेल कर गया है। और स्वेल होने के बाद इसमें जो डिग्रेडेशन है, आप कह लें कि ये टोनोप्लास्ट की, यानी उसके मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन जो है वो भी साथ साथ स्टार्ट होगी। अच्छा, अब आप नोटिस करें कि ये जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी जो है वो उसमें भी ये देखिए ये डिफरेंट तरह के जो ये आपको जो चेंजेस हैं वो नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी आपको चेंजेस जो है वो साथ साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन सब का नतीजा क्या होगा, ये जो सबसे पहले जो वैक्यूल जो है वो बड़ा हुआ है साइज में या स्वेल किया साइज में, इसकी क्या जरूरत पेश आई है कि बिफोर दैट कि कोई और जो है वो डाइजेशन का काम स्टार्ट कर सके, उससे पहले ही वैक्यूल के अंदर आपको पता ही होगा कि वैक्यूल के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइटिक एंजाइम जो स्टोर होते हैं जो कि लाइसिस का काम कर सकते हैं। तो वो हाइड्रोलाइसिस या डिफरेंट जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, जब टोनोप्लास्ट ब्रेक होगी तो वो लीक कर जाएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म। और इसी वजह से फिर साइटोप्लाज्म की जितना भी कंटेंट है, चाहे वो फिर कुछ भी है, चाहे वो आप कह लें कि न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, एनीथिंग जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, उन तमाम को फिर वो डाइजेस्ट करने का बायस बनेगा। और फाइनली जब ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा तो इवन उसमें आप समझ लें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो है एचआर टाइप, और एचआर टाइप में एज आई टोल्ड यू कि दोनों जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में भी होती हैं, तो इसी वजह से सेल जो है वो सेम नहीं लिया गया। ठीक है, सेल की जो इनिशियल पोजीशन है वो सेम नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें चेंजेस को देखें तो इसमें वैक्यूल बजाय इसके कि स्वेल हो और फटे, तो ये उल्टा श्रिंक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वैक्यूल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है, और साथ साथ में क्या हो रहा होता है, साथ साथ में ये हो रहा होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सेल वॉल से अपनी जगह जो है वो छोड़ देती है। यानी कि वो आप कह लें कि जिस तरह प्लाज्मोलाइसिस में होता है ना, यानी कि जो आप कह लें कि जो उसकी इंटेग्रिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लूज करना शुरू कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता आप श्रिंक, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग की वजह से ही तो आप कह लें कि शेप थी सेल की, अलॉन्ग विद दैट के सेल प्रोवाइडिंग दैट के सेल वॉल भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन किसी भी नॉर्मल सेल की जो शेप होती है दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग। तो वो स्ट्रेचिंग जब नहीं होगी तो क्या सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डी शेप हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वैक्यूल स्वेल करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर रहा है, और श्रिंकेज हो रही है, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो रही है। तो ओवरऑल जो सेल का साइज है
वो भी आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। सेल वॉल भी इवन कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। वहां देखा था आपने सेल वॉल जो है वो एंड तक जो है वो इंटेग्रल रही है, ठीक है। ऑल दो उसमें भी बाद में डाइजेशन हुई है उसमें भी कई हिस्सों में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बाकायदा सेल वॉल बजाते खुद भी डी शेप हो रही है, ठीक है। तो डी शेप इसी वजह से उसमें भी डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो एट अ टाइम जो है वो तमाम चीजों को आप कह लें कि डाइजेस्ट कर रहा है। उसमें ये नहीं है कि पहले पहले ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और फिर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे नहीं है। तमाम का तमाम जो आप कह लें कि जो ऑर्गेनल्स हैं अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अलोंग विद द सेल वॉल, सब के सब एट द सेम स्टेज है, सब के सब ही डाइजेशन में जो है उनकी हो रही है, उनकी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से तमाम फिर अल्टीमेटली तो फिर यही होना है कि जितना भी कंटेंट होगा सेल का, जब वो डाइजेशन उसकी हो जाएगी तो डाइजेशन होने के बाद उसका सारा मटेरियल जो है वो फिर आप कह लें कि एपोप्लास्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई क्लैरिटी है? कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें? जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो? यहाँ तक आपको क्लियर है सारा? जी मैम क्लियर है। जी मैम। जी मैम। ओके, तो मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज एपोप्लास्ट? अब आप कहेंगी मैडम ये तो बेईमानी है, आपने तो पूछा था कि क्वेश्चन है या नहीं, तो अब आपने खुद क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। व्हाट इज एपोप्लास्ट? मैम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है। यस, कौन बोल रहा है? मैम जमीला। ओके, जमीला बोल रही है, ठीक बोल रही है। मैंने देखी ये वर्ड नहीं भी यूज किया कि सारा सेल जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो रही है उसकी, और सारा फिर कंटेंट जो है वो कहाँ पे फिर चला जाएगा? एपोप्लास्ट में चला जाएगा, यानी कि सेल वॉल के रीजन में, जो कि आपको पता है ना, दो सेल्स की जो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं, दैट्स एपोप्लास्ट। अदर देन प्रोटोप्लास्ट इज एपोप्लास्ट। बाकी सारा जो रीजन है तो उसमें फिर वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस अगर एक सेल की इस तरह डेथ होती है तो इसका कोई फायदा होता होगा प्लांट को? एक तो फायदा मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं चाहता कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो वो नहीं चाहता कि वो जो डिजीज है या वो जो डैमेज टिश्यू है उसकी डैमेज जो है वो फर्दर प्रिवेल करे। एक तो ये चीज है। इसके अलावा कोई फायदा हो सकता है? जैसे ऑटम लीव्स है, उनमें तो कोई डैमेज नहीं हुई होती, उनमें तो कोई डिजीज नहीं लगी होती, लेकिन वो मैम जो जब फॉलन वेस्ट हो जाती है मटेरियल होता है एक्स्ट्रा वो जो लीव्स में वेस्ट स्टोर मटेरियल, होता है ना, तो तो फिर उसका क्या करना है? उसको बाकियों को दे देना है मैम वेस्ट मटेरियल को? सेनेसेंस की वजह से वो गिर जाते हैं तो फ्रेश लीव्स आ जाते हैं उसके बाद। यस। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होगा तो फॉल ऑफ होने का एक फायदा ये है कि वो वेस्ट मटेरियल जब लीफ फॉल होगा तो उसके साथ ही वो भी निकल यस जाएगा। मैम। ओके, हाँ, ये भी एक फायदा हो सकता है। इसके अलावा और कोई फायदा? ये सारे प्लांट तो ऐसा नहीं करते होंगे, कोई कोई प्लांट ही ऐसा करता होगा कि अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो लीफ फॉल के जरिए जो है वो बाहर निकाल दे। तो बाकी प्लांट क्या करता है? बाकी प्लांट्स में लीफ फॉल कब करता है और इसका क्या फायदा हो सकता है? जी, मैम टू कंजर्व एनर्जी एंड वाटर, ये भी फायदा हो टू सकता है। कंजर्व एनर्जी इन वाटर, यस। ये तो कोई बात ना हुई। देखें, उसने इतनी मेहनत से एक लीफ को पाला है, ठीक है, उसको एक्सपैंड किया है, उसके अंदर सारी मशीनरी डेवलप हुई है फोटोसिंथेसिस की, तमाम प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो अब वो उसको जाया करके कौन सी एनर्जी को सेव कर रहा है वो? मैम जब अनफेवरेबल वेदर हो मतलब कंडीशंस आती हैं तो हो सकता है। अच्छा, चलें, ठीक है, किसी हद तक आप सही भी कह रही हैं, लेकिन उसके फॉल ऑफ होने से प्लांट को फायदा क्या होगा? एनर्जी कंजर्व होगी उसकी। अच्छा, अब चलें इसको रिलेट करते इस बात से कि आप मुझे बताएं कि लीफ का कलर क्यों चेंज होता है जब वो फॉल ऑफ हो रहा होता है? लीफ वो वैसा ही होता है जैसा आप एक इंटैक्ट लीफ को देखते हैं, वैसा ही होता है। नो ऑटम मैम। लीफ की हम बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं? मैम उसमें क्लोरोसिस हो रही होगी।
यस ऑफ कोर्स, उसमें क्लोरोसिस हो गई होती है, और उससे पानी नहीं मिल रहा होता। उसे पानी नहीं मिल रहा होता। वही मिल रहा रेगुलरली। नहीं, ये तो नहीं सही, पानी नहीं मिल रहा होता। उसके ट्रैकरी एलिमेंट्स आर देयर, वो पानी कभी भी ले सकता है। मैम मे बी जब डे लाइट लेंथ जो होती है और चेंज आता है टेम्परेचर में, तो लीफ जो है हम फूड में स्टॉप कर देते हैं, मतलब क्लोरोफिल वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर ग्रीन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। बेटा मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि ये सब कुछ होता है। मैं कह रही हूँ कि क्लोरोफिल का, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल को ही हम ले लेते हैं, क्लोरोफिल अगर डिग्रेड हो रहा है तो उससे प्लांट को फायदा क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन हो गई। मैम ऐसे भी तो होता है ना, कुछ साल्ट्स या मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको प्लांट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो उसका अपटेक हो रहा होता है तो वो उनको एक्यूमुलेट कर देता है इन लीव्स में, तो फिर इनको शेड ऑफ कर देता है थ्रू एफसीएन। जी मैम, एनी स्ट्रेस कंडीशन में जो है ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि विंटर में भी जो है वो ज़्यादा चिलिंग कंडीशन में, या फिर ज़्यादा सॉल्ट स्ट्रेस की वजह से भी ये फॉल कर जाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जब वो फॉल कर रहे होते हैं तो उनका कलर चेंज क्यों होता है? ये बात हमने कर ली है कि वो होते हैं फॉल। उसका अगला क्वेश्चन ये था कि उसका कलर चेंज क्यों होता है, वो एक इंटैक्ट लीफ जैसा क्यों नहीं होता? मैम क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो चुका होता है तो ग्रीन एक होगी ना क्लोरोफिल की ब्रेकडाउन, उसके अलावा भी तो कुछ बोलो। मैम सेल डेथ हो रही होती है। सेल डेथ। बहुत शुक्रिया। चलें, गोइंग बैक टू आवर टॉपिक, खुद ही पता कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता होनी चाहिए। फिर सैफ कहता है कि मैडम ऐसे ना कहा करें कि हम तो बहुत कम हैं जिन्होंने आपसे पढ़ा है, तो जिन्होंने पढ़ा है उनको भी कौन सा आ रहा है? एनीहाउ, ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई हुई है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। और एनीहाउ चलें, अब आप सीख लीजिएगा, इसमें से आएगा जिक्र इसका भी। सो वेक्यूलर टाइप की हम बात करें, डायग्राम में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मेरा ख्याल है इसको मुश्किल नहीं है समझना कि दिस अकर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस and this reflect the fact that the large central vacuole is the main repository of the proteases. as I told you कि उसके अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीएजेस हो सकते हैं, जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, न्यूक्लियस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, एंड अदर लाइटिक एंजाइम जो किसी और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को वो जो है वो डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैक्यूलर टाइप पीसीडी जो है वो मेन फोकस रखती है वैक्यूल के ऊपर, कि वैक्यूल इज द मेन रेपोजिटरी कि जिसके अंदर ये तमाम जो एंजाइम्स हैं वो मौजूद है। सो एग्जाम्पल क्या है कि जिनके अंदर वैक्यूलर पीसीडी हो रही होती है, तो उनमें आपके पास आ जाती हैं ऐसे डेवलपमेंटल प्रोसेस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप्स की पीसीडी हो रही होती है, ठीक है। तो जो जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं और फाइबर्स हैं और लीफ शेपिंग ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस है इनमें, और लीफ की सेसेंस के दौरान और मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान जो है वो वैक्यूलर टाइप पीसीडी जो है वो हो रही होती है। The cytological changes associated with trachy elements differentiation, और वो पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि पहले कैसे वो स्वेल करता है वैक्यूल, और उसके बाद वो फिर उसकी टोनोप्लास्ट बर्स्ट करती है, और उसके बाद उसके जो लाइटिक एंजाइम है वो इनटू द साइटोप्लाज्म जो है वो लीक कर जाते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से साइटोसोल के अंदर वो तमाम एंजाइम आने की वजह से जो फिर लाइसिस है, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो है उनकी डिग्रेडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी the cytosol and its all organelles including the plasma membrane are completely broken down, and in many cases the cell wall is either partially, जो मैंने आपको पिछली डायग्राम दिखाई उसमें partially हुई है, और completely digested as well as in case of the endosperm tissue। मतलब नॉर्मल जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं या आपके जो आप कह लें कि जो लीफ सेनेसेंस में अगर वैक्यूलर टाइप पीसीडी हो रही होती है तो उनमें पार्शियल सेल वॉल की डैमेजिंग जो है वो होती है, डिग्रेडेशन होती है। लेकिन एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स हैं, उनके अंदर जब वैक्यूलर टाइप की पीसीडी होती है तो उनमें कंप्लीट सेल वॉल की डाइजेशन जो है वो होती है।
cell wall degradation does not occur in cells that have acquired the lignified सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अलावा एक और टाइप के टिश्यू जिनके अंदर ऑलरेडी सेकेंडरी ग्रोथ हुई हो और लिग्निफिकेशन उसके अंदर हो, यानी लिग्निन उसके अंदर मौजूद हो हाई अमाउंट में, तो उनमें भी सेल वॉल जो है वो बच जाती है और उसकी डैमेजिंग नहीं होती। बाकी इंटरनल कंटेंट जो है वो सारे डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि ट्रैकियल एलिमेंट्स और फाइबर्स में है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है या पीसीडी जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसके नतीजे में जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा सेल अपने आप को आप कह लें कि डेथ की तरफ ले जाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिव, एज द नेम इंडिकेटेड कि ये तब ही सेंसिटिव होगा अगर इसको छेड़ा जाएगा। तो so during the hypersensitive response the cells immediately surrounding the infected site और उसको फिर कमिट करते हैं कि वो सुसाइड की तरफ चला जाए। तो सुसाइड वो तब करेगा उस सेल्स को जब वो जो एरिया इन्फेक्टेड होगा सिर्फ वही एरिया कमिटेड होगा टुवर्ड्स सुसाइड, और दिस डिप्राइव द पैथोजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू स्प्रेड। और इसी वजह से जो जिस सेल में पैथोजन अटैक करेगा उस सेल के अलावा बाकी सेल्स में जो आप कह रहे हैं कि जो पैथोजन रिलीज करते हैं केमिकल्स या पैथोजन अगर प्रिवेल करना चाहते हैं बाकी एरिया में, तो वो अगर ये ना हो तो वो बाकी एरिया में भी फैल जाए, क्योंकि उन सेल्स की फौरन से डेथ हो जाती है। तो दैट इज वाई फिर वो आपको वहां पे वो रीजन जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ जाता है। इसके अलावा एक लेयन भी बन जाते हैं वहां पे जिसके जरिए आप नोटिस कर सकते हैं कहाँ पे जो सेल डेथ है वो हुई होती है। बाकी इसमें वेरिएशंस क्या हैं वो भी मैं आपको पीछे डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। इसमें एट द सेम टाइम जो है ऑटोलाइसिस जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें वैक्यूलर स्वेलिंग इसमें जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, रादर जो है इसमें वैक्यूलर जो वैक्यूल उल्टा श्रिंक होना शुरू हो जाता है और सेल भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इवन उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब के सब जो है साइज में के श्रिंक होते हैं, तो साइज पूरे सेल का जो है वो छोटा होता चला जाता है और सेल continues to contract due to the water loss and the cellular organelles and plasma membrane breakdown and releasing all the contents ultimately into the ampulla just like the vacuolar type. Now, what is the autophagy pathway and how it captures and degrades the cellular constituents in the lytic compartment? तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ऑटोफेगी वैसे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ ईटिंग, और एनिमल्स में भी होती है और एनिमल्स की कैटाबॉलिज्म का ये आम हिस्सा है। आप लोगों ने मेरे ख्याल सुना भी होगा ये ऑटोफेगी तो बहुत ही फेमस है एनिमल्स में कि किस तरीके से वो इनगल्फ कर लेते हैं हार्मफुल मटेरियल को, लीथल मटेरियल को, जो कि अननेसेसरी प्रोटीन्स होती हैं या ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि डेंजरस हो जाते हैं फिर सेल के लिए, उनको फिर ये इनगल्फ करने के लिए लाइजोसोम जो है इसमें टेक पार्ट करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्लांट्स तो इस तरह के कोई खास किस्म के लाइजोसोम है नहीं। तो जो ऑटोफेगी है ओवरऑल इसको आप जो है दो तरह के आप कह लें कि हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल्स या यीस्ट में। तो एक है जिसको हम कहते हैं मैक्रो ऑटोफेगी और एक जिसको कहते हैं माइक्रो ऑटोफेगी। और तो जो माइक्रो ऑटोफेगी है ना इसके बारे में मतलब जो राय है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ मैक्रो ही ऑटोफेगी एक ही है जो कि मैक्रो होती है और माइक्रो कोई ऑटोफेगी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर इसको माना जाए तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, मैक्रो जो है इट इज बेस्ट स्टडीड टाइप ऑफ द प्लांट ऑटोफेगी विच इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड द ऑटोफेगोसोम्स की बनने की वजह से जो ऑटोफेगी होती है उसको मैक्रो ऑटोफेगी कहते हैं। और इस ऑटोफेगोसोम्स में आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है, यानी कि विद इन द सेल बॉडी जो है ऑटोफेगोसोम्स बनेंगे और वो ऑटोफेगोसोम्स जो है जो सेल के अनवांटेड जो मटेरियल है जिनमें ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट कोई भी जो कि अनवांटेड है उसको ये अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और अल्टीमेटली ये जाके वैक्यूल के साथ मर्ज कर जाता है। और इस तरीके से फिर वैक्यूल में जाने के बाद तो आपको पता ही है उसके अंदर लाइटिक एंजाइम और वो उसको फिर डिग्रेड कर देंगे। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज मैक्रो ऑटोफेगी। और माइक्रो ऑटोफेगी क्या है? दिस इन्वॉल्व द इन्वेजिनेशन ऑफ द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। वो कहते हैं कि कोई ऑटोफेगोसोम नहीं बनता बल्कि जो टोनोप्लास्ट है ना उसी की बल्जिंग होती है और वो एक मेम्ब्रेन कंटेंट जो है एक फॉर्मेशन कर देता है जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द इंट्रावैक्यूलर, यानी वैक्यूल के अंदर ही उसके वेसिकल्स बनते हैं जो कि ऑटोफेजिक बॉडीज कहलाएंगी। और ये इसके अंदर जो है आप कह लें कि लाइटिक एंजाइम होंगे और जो चीज भी
डिग्रेड होनी होगी वो वैक्यूल में आके इन बॉडीज में आप कह लें कि इंट्रैप हो जाएंगी और उसको जो है वो फिर जो है उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोवर्सीज हैं, तो हम फोकस करेंगे मैक्रो ऑटोफेगी पे। और अगर मैं ऑटोफेगी का सिंपल वर्ड यूज करूं तो उससे मुराद माइक्रो ऑटोफेगी नहीं है बल्कि मैक्रो ऑटोफेगी है। मतलब ऑटोफेगी मैक्रो ऑटोफेगी एक ही बात है, माइक्रो को आप भूल जाएं, सिवाय इसके कि इसका एक एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है और कुछ जो है ये बिलीव करते हैं कि ये भी पाई जाती है। सो सिंपली ऑटोफेगी क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल्स में देख देखते हैं कि ऑटोफेगी क्या होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑटोफेगी में क्या होता है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे खास किस्म की जगह पे एक आप कह लें कि एक फेगोस्पोर जो है या एक बल्जिंग जो है या मेम्ब्रेन पिंचिंग जो है वहां से वो स्टार्ट होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। और जो शुरू में जो अर्ली फेगोफोर होता है उसको आप कह लें कि एडिशनल उसको बड़ा भी होना है क्योंकि उसको चीज़ों को इंगल्फ करना है, तो उसको बड़ा होना है। तो वो क्या करता है कि मेम्ब्रेन एडिशनल मेम्ब्रेन लिपिड्स जो है वो लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड होता रहता है और एक्सपैंड होने के बाद अल्टीमेटली वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से पिंच ऑफ हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जब इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी और तो अल्टीमेटली फिर ये फ्यूजन करेगा, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा और वहां पे फिर उनकी जो है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन होगी, जिनमें फिर प्रोटीन्स हो सकती हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम खुद हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो इस तरीके से फेगोफोर की फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स। नाउ व्हाट इज द केस ऑफ प्लांट। इन प्लांट सेल्स में ये कहा जाता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ऑटोफेगोसोम्स की वो बनता ऐसे ही है जैसे आपको ऊपर बताया, यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो है वो बनना स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना साइज बढ़ा देगा। लेकिन अल्टीमेटली वो फ्यूज कर जाएगा विद द वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, और यानी क्लोरोप्लास्ट के साथ वो फ्यूज कर जाएगा। और जब ये फ्यूज करता है ना उससे पहले ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। फ्यूज करने से पहले जो ऑटोफेगोसोम्स बनते हैं प्लांट्स में वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और जब वो प्लांट की वैक्यूलर मेम्ब्रेन यानी टोनोप्लास्ट के साथ फ्यूज होगा तो फिर फ्यूज होने के बाद एक उसकी मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो गई विद द वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो इनर जो उसकी मेम्ब्रेन है सिर्फ वो रह जाएगी। तो जब विद इन द वैक्यूल ये आप कह लेंगे जाएगा तो उस टाइम पे ये सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के तौर पे जो है वो बिहेव करेगा फेगोसोम जो है। और फिर वहां पे जाके काम फिर वही है बाकी का कि उसके अंदर जाके जो जो भी इसके अंदर बॉडीज थी उनको वो फिर वैक्यूल की मदद से उसके लाइटिक एंजाइम्स की वजह से उनको फिर वो डिग्रेड करवा देगा। और इन तमाम प्रोसेसेस का चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो ऑटोफेगी का या मैक्रोऑटोफेगी का क्या फायदा है कि जो देखिए सेल की डेथ होने जा रही है, ठीक है, सेल की डेथ होने जा रही है और उसकी जो उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात लेते हैं तो कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स हैं अगर एक प्लांट सेल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। डू यू बिलीव इट कि क्लोरोप्लास्ट में हो सकती हैं और उसके क्या रीजन होंगे? सुन भी रहे हो या मैं बस बोली जा रही हूँ? हाँ जी जी मैम सुन रहे हैं। मतलब आप इस चीज को मानते हो कि क्लोरोप्लास्ट में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन होगी या प्रोटीन होती है? जी कुछ तो बोलो, कुछ तो रिमार्क्स दें आगे से। सबा आप Yes, हमारी वाली ma'am. सबा सबा अनवर जो जिन्होंने रिसर्च जी स्टार्ट की थी। अच्छा बेटा आप तो किसी और जगह नहीं चली गई थी, एडमिशन नहीं आपकी वो मैम, नहीं हो गया था? जी मैम हुआ था लेकिन हमने अपनी यूनिवर्सिटी को ही चूज किया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी हाँ सबा आप बताओ भाई, आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छे ग्रेड्स की हामिल हो, कुछ रोशनी डालें इस मैम पे। मैम कहते तो है, आज जैसा आप भी कह रही हैं कि प्रोटीन ज्यादा पाई जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, अच्छा मुझे बताओ सबा सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी हो सकती है क्लोरोप्लास्ट में? शाबाश शाबाश बोलो। चलिए मुझे ये बताएं कि पूरे प्लांट में सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कौन सी होती है? कोई भी बोल सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है इसका। सबसे अबंडेंट प्रोटीन। रुबिस्को। यस
इट्स रुबिस्को। तो क्लोरोप्लास्ट में भी रुबिस्को ही सबसे ज्यादा पाई जाती है, और रुबिस्को के अलावा भी जो आप कह लें कि जो आप देखें ना, जब आप फोटो सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसके साथ काफी सारी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, क्लोरोफिल के साथ काफी सारी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप एक ऑर्गेनल की बात करें कि जिसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके। सो गोइंग बैक टूवर्ड्स ऑटोफैगी, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि जो प्लांट्स में ऑटोफैगी होती है और उसमें जो वो वैक्यूल के साथ अंदर इंटरैक्ट कर जाता है, वैक्यूल में जाने के बाद फिर सिंगल मेम्ब्रेनस हो जाता है। इस तमाम प्रोसेस का फायदा क्या है? फायदा ये है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, डीएनए आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। तो और बाकी भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, सेल के अंदर, जब उनको इनगल्फ करके डिग्रेड किया जाता है तो एक्चुअली वो अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये बैक टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन दिस सेल, जो कि डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, जो कि अपोप्टोसिस की तरफ जा रहा है, जो कि सेनेसेंस जिसकी हो रही है, ऑटोफैगी हो रही है। तो इसके अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो कि हेल्दी है, उसको ये चला जाएगा और इस तरीके से उसकी जो है उसको फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये खलाई बातें नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, हम भी पढ़ते थे, हम भी स्टूडेंट थे जब, तो हमारे टीचर जब हमें कुछ बातें बताते थे तो ऐसा लगता था कि ये ना कोई मावराई बातें हैं, इनका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये किताबी ही बातें हैं, ये कहीं देखी पढ़ी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देती ये चीजें, लेकिन दिस एक्चुअली हैपेंड। ये अब मैं आपको डायग्राम दिखा दी जो कि एक्चुअल डायग्राम है, जो कि आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जो है वो ली गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑटोफैगी का जो प्रोसेस है वो दिखा रही हूँ, प्लांट का ऑटोफैगी का प्रोसेस। तो वो ये है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट का जो फेगोफोर है वो पिंच करेगा। ठीक है, पिंच मतलब ये इसको आप ओवरऑल प्लांट एनिमल किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये प्लांट का हो जाता है कि जिसमें ये वैक्यूल के साथ मर्ज कर जाता है। अदरवाइज स्टार्ट तो इसी तरह ही होता है, चाहे कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। तो फेगोफोर जो है ये मेम्ब्रेन, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मेम्ब्रेन को लेकर और इस तरीके से ये इंट्रैप करेगा जो है आप कह लें कि जो अनवांटेड मटेरियल है उसको अपने अंदर इंट्रैप करेगा। आहिस्ता 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 ये साइज में बड़ा होता चला जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है एट द स्टार्ट, और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा कि ये जाकर वैक्यूल की मेम्ब्रेन के साथ मर्ज कर जाएगा, और मर्ज करने के बाद सिंगल मेम्ब्रेनस जो आप कह लें कि जो फेगोसोम है वो फिर सिंगल मेम्ब्रेनस जो है वो चला जाएगा इनटू द वैक्यूल। और यहाँ पे जो आप कह लें कि फिर जाने के बाद इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, और जितना भी अंदर मटेरियल है वो भी साथ साथ वैक्यूल में ही फिर इसकी जितना भी मटेरियल अलोंग विद दिस द मेम्ब्रेन ऑफ द फेगोफोर, ये सारा का सारा फिर यहाँ पे आके डिग्रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कप शेप होता है, फिर स्फेरिकल हो जाता है, फिर डबल मेम्ब्रेनस होता है, उससे फिर सिंगल मेम्ब्रेनस हो जाता है, और इन तमाम प्रोसेसेस के होने के बाद जब ये वैक्यूल के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी एंटर होती है उसको फिर हम ऑटोफैजिक बॉडी कहेंगे, ऑटोफैजिक बॉडी। जब उससे आउटसाइड पे है तो ऑटोफेगोसोम होगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोफेगोसोम है। ठीक है, और जब ये वैक्यूल के अंदर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल तो फिर इसको हम ऑटोफेजिक बॉडी कहेंगे, और उसके बाद अंदर जाने के बाद ये डिग्रेड हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि इसकी हम डायग्राम देखेंगे तो ऑन द राइट साइड ऑफ दिस ये स्कैनिंग जो आप कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से जो है वो इनकी डायग्राम ली गई है, जो कि निकोशियाना टोबैकम जो है उसके प्लांट से जो है वो लिया गया। अच्छा, इनको ना प्लांट को जानबूझ के इन्होंने इनके अंदर जो ऑटोफेजिक बॉडीज है उनको प्रोड्यूस करवाया, खुद से इंड्यूस करवाया इसके प्रोडक्शन को, और किस तरीके से कि इनको ना सुक्रोज स्टार्व्ड रखा गया, यानी कि सुक्रोज की जो आप कहने कि उसकी नरिशमेंट के लिए सुक्रोज जो चाहिए वो उसको जानबूझ के उसको उससे दूर रखा गया है। और फिर उन्होंने फर्दर ये किया है कि ऐसे केमिकल्स उसको प्रोवाइड किए हैं टोबैकम को कि जो अगर इसके अंदर ऑटोफेजिक बॉडीज बने ना तो वो डैमेज ना हो सके, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गई, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि कितनी देर में वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है,
तो अगर वो डैमेज होगी तो फिर उसकी डायग्राम किस तरह हम फिर देख सकते थे, या उसकी जो है वो ड्राइंग हमें किस तरह मिलती। तो यहाँ पे फिर उसको देखने के लिए कि आया वाकई वो बनती है या नहीं, और कैसी दिखती हैं, कैसी नजर आती हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे उनके अंदर केमिकल्स डाले कि जिसके बाद बनने के बाद उनकी ब्रेकडाउन ना हो, वहां पे वो स्टॉप हो जाए बनने के बाद। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ऑन द राइट साइड, ये डबल मेम्ब्रेनस जो है ऑटोफेगोसोम को जाहिर कर रही हैं, जो कि इनगल्फ करके रखा हुआ है अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोसोल में। ये साइटोसोल में इसकी प्रेजेंस है जो ए डायग्राम है। और जो बी डायग्राम है इसमें यू कैन सी हियर 3 सिंगल मेम्ब्रेनस ऑटोफेजिक बॉडीज इन अ वैक्यूल। ये जो आपको बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है ये सारा वैक्यूल है, और ये 1 2 3 इसके अंदर ऑटोफेजिक बॉडीज हैं, जो कि नहीं सॉरी आई एम रॉन्ग, ये वैक्यूल्स हैं, 3 डिफरेंट वैक्यूल्स हैं, उनके अंदर ये ऑटोफेजिक बॉडीज हैं जो कि इसको डाइजेशन के लिए जो है इसके अंदर इनगल्फ हुई है। So a subset of the autophagy related genes जो हैं those control the formation. Now we will going towards के आया genetic level पे कौन सी ऐसी मशीनरी है, कोर मशीनरी है जो कि ऑटोफेगी को जो है वो सरंजाम देती है। तो अगर तो मैं आपको इसको थ्योरेटिकली बताती जाऊंगी तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि जो कि मेरा तरीकाकार है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम थ्योरी से गो थ्रू हो जाएंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो ओवरऑल आप यूं समझ लें कि जो ऑटोफेगी के अंदर जो उसके रिलेटेड जीन्स हैं जो कि ऑटोफेगी को करवाते हैं, उनको आप 80 जीन्स, ए कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जो है जीन्स उनको कहते हैं। हाँ, इतना आप समझ लें कि इन जीन्स को 3 तरह के ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है वो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि ATG9 और इट्स साइक्लिंग सिस्टम, यानी ATG9 और उसका आप कह रहे हैं कि उसका एसोसिएटेड सिस्टम, जिसके अंदर ATG1 और ATG13 जो काइनेज कॉम्प्लेक्स है वो शामिल है। यानी कि ATG9 बजाते खुद है और उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स में ATG1 और ATG13 इसके साथ जो है वो शामिल है। उसके बाद ATG1 नहीं है, ATGI है ये। अच्छा, उसके बाद आपके पास है दूसरा जो क्लास आप कह लें या दूसरा जो ग्रुप है कोर ऑटोफेगी मशीनरी का, वो है फास्फाटाइडल इनोसिटोल 3 OH काइनेज लाइक कॉम्प्लेक्स, जिसको आप एब्रिविएट कर सकते हैं PI3K के साथ, यानी कि PI स्टैंड्स फॉर फास्फाटाइडल इनोसिटोल के लिए 3 for 3 और काइनेज का K। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। और नंबर 3 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द प्रोटीन है, उसमें आ जाती हैं यूबिक्यूटन लाइक प्रोटीन, ये सिस्टम लाइक प्रोटीन। और इसके अंदर जो इसको असिस्ट कर रही होती हैं उनमें आपके पास, या जो इसमें शामिल है यूबिक्यूटन लाइक प्रोटीन सिस्टम में, उनमें आ जाता है ATG12 एंड ATG8। अब इन तीनों ग्रुप्स की हम इंटरेक्शन देखेंगे कि ATG9 क्या करता है और ATGI और ATG13 उसके साथ कैसे एसोसिएट होता है। इसी तरह फास्फोटाइडल इनोसिटोल 3 OH काइनेज क्या करता है, और इसी तरीके से ATG12 और ATG8 जो है वो इनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है ये ऑटोफेगी को करने के लिए। तो गोइंग टुवर्ड द पिक्चर और द ड्राइंग जो कि स्कीमेटिक है डेफिनेटली, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेंटर, ये वाली जगह से आपने स्टार्ट करना है, ये इस जगह से। पर ये लाइन लग गई है जो कि मैंने लगानी नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, तो इसमें बेटा सबसे पहले जो प्रोमिनेंट रोल है ना वो ATG9 का है। ठीक है, ATG9 जो है ये आप कह लें कि जो मेन प्रोटीन है जो कि इसको ये जो ऑटोफेगोसोम है या ऑटोफेगोसोम की जो असेंबली है उसको वो करवा रहा है। अच्छा, और ये करवा कैसे रहा है कि ये प्रोटीन जो जहाँ से बनना स्टार्ट होता है फेगोफोर, वहां से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की साइड से वहां पे भी ये मौजूद होती है। इसके अलावा इट कैन मूव फ्रॉम दैट साइड टू द पेरिफेरल साइड। अब पेरिफेरल साइड में ट्रांसगोल्जी नेटवर्क भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उनमें चीजें शामिल हो सकती है जो कि उसको मेम्ब्रेन फर्दर मेम्ब्रेन के प्रिकर्सर्स जो हैं वो दें, जिसकी वजह से वो फिर वो बड़ी हो सके। उसने फैलना है ना, तो मेम्ब्रेन के फर्दर जो है उनको रेजिड्यू जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है। अच्छा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को टेक्निकली आप इस तरीके से बताते हैं कि अगर फॉरवर्ड मूवमेंट हो तो आप उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर कोई चीज आगे की तरफ मूव कर रही हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो,
फॉरवर्ड तो उसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, और अगर वो वापस जा रही हो तो उसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड। ठीक है, तो ये जाता है ATG9 टुवर्ड्स द गोल्जी नेटवर्क और वापस आता है अलोंग विद द मेम्ब्रेन, आप कह लें कि मेम्ब्रेन के पार्ट्स को लेकर, और फिर ये इसको फर्दर इसके साथ मर्ज करवा के एंड देन ये बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। लेकिन ये काम ये अकेले नहीं कर सकता, ये काम ये जो कर रहा है कि ये जो इसकी मूवमेंट है यूं, और फिर ये जो यूं मूवमेंट है, इसके लिए इसको असिस्ट करती हैं दो तरह की प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था ATG1 ATGI और ATG13 इसको असिस्ट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ तक इस बात की अगर आपको समझ आ गई है तो फिर मैं लेके चलती हूँ। इसको अभी आप इग्नोर कर देंगे, ये वाली जो जगह है इसको इग्नोर कर दें। तो ATG9 जो है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, और इस काम को करवाने के लिए यानी कि एक्सपेंड करने के लिए फैगोफोर को या फैगोसोम में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको असिस्ट करती हैं ATGI और ATG13। तो यहाँ तक जो ग्रुप 1 है उसके जीन जो है उनकी प्रोटीन का हमने जिक्र कर दिया और उसको हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट था ग्रुप, उसमें मैंने आपको बताया था कि PI3 के यानी कि फास्फोटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज जो कॉम्प्लेक्स है वो भी इसको एक्सपैंड करने में, इस फैगोसोम को और ATG9 की एक्टिविटी को एनहेंस करने में इसका साथ देता है। ठीक है, वो भी इसको असिस्ट कर रहा है यहाँ पे। और ये इन टर्न यानी कि PI3 के और इसके अलावा ATG12 और ATG8 ये तीनों जो हैं, और इसके अलावा भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं की गई, तो मेनली आपको ये सिर्फ 3 ही दिखाई गई हैं, ATG8 ATG12 एंड PIK कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी, और इसके अलावा भी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जो कि इस डायग्राम में नहीं शो की गई, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, जो कि ATG9 को ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है इसमें इसको असिस्ट कर रही होती हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ATG की मूवमेंट को करवाने में। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप समझ लें कि जिसको साइंटिस्ट जिस पे बड़े खुश हैं कि हमने बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया, तो वो कारनामा क्या है, वो है टोर की डिस्कवरी। ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताऊंगी, तो वो है टोर की डिस्कवरी। तो टोर क्या चीज है, दिस इज द टारगेट ऑफ रेपामाइसिन का एब्रीवेशन है, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। और ये बजाते खुद जो है इट्स अ काइनेस कॉम्प्लेक्स जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है। अगर टोर जो है वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद हो तो वो आप कह लें कि जो ये जो आप कह लें कि ये जो सिस्टम, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ATGI और ATG13, इस कॉम्प्लेक्स की ये फास्फोराइलेशन कर देता है। अगर टोर एक्टिव हो तो ये ATGI और ATG13 की फास्फोराइलेशन कर देगा, इनके साथ फॉस्फेट को अटैच कर देगा, और उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि ये ATG9 को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी एनीमोर। अच्छा, अब टोर कब जो है ये नॉर्मली तो ये सारे ये काम करेगा नहीं, ये तब ये काम करेगा जब उसको ऑटोफेगी को स्टॉप करना होगा, क्योंकि ऑटोफेगी हो किसकी वजह से रही है, ATG9 की वजह से ऑटोफेगोसोम बन रहे हैं और फिर ऑटोफेगी होगी। तो अगर ऑटोफेगी को स्टॉप करना है तो टोर काम करेगा, और टोर कब काम करता है, अगर प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन हो, न्यूट्रिएंट की ऑलरेडी डेफिशिएंसी पाई जा रही हो, तो आप कह लें कि टोर जो है वो आप कह लें कि वो एक्टिव हो जाता है और वो ऑटोफेगी के सिस्टम को स्टॉप कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो है वो मेरे ख्याल है कि काबिल जिक्र है कि टोर क्यों ऑटोफेगी को स्टॉप करवा रहा है। इसका मतलब कि ऑटोफेगी इज अ पॉजिटिव थिंग कि जिसको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में स्टॉप किया जा रहा है। यस ऑफ कोर्स इट इज, यस ऑफ कोर्स इट इज, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नॉर्मल जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है प्लांट के उसका हिस्सा है, इसको नेगेटिव ना लें कि ये डाइजेस्ट कर रहा है और ये तोड़ फोड़ कर रहा है, और ये एक्चुअली प्लांट की बेनिफिट में है, ये प्लांट की डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहा है विद द हेल्प के वो इम्पोर्टेंट आप कह लें कि जो मटेरियल हैं, प्रिकर्सर्स हैं, मोनोमर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स हैं, तो उनको ये बचा रहा है, उनको ये महफूज कर रहा है बाय दिस प्रोसेस। तो इस वजह से इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। और अगर प्लांट के पास पहले ही न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो वो फिर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा कि ऑटोफेगी के जरिए वो डिग्रेडेशन का प्रोसेस करवाए और फिर वो सारा काम जो है वो करे। तो इस वजह से जो है आप कह लें कि टोर जो है फिर अगर न्यूट्रिएंट की सीवियर डेफिशिएंसी हो प्लांट को या कोई और स्ट्रेस के अंदर प्लांट फिर स्ट्रेस के अंदर हो तो फिर ये इसको स्टॉप करवा देता है। ऑल्दो
कि ऑटोफेगी जो है ये प्रमोट भी हो सकती है अंडर द स्ट्रेस। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं इसका हिस्सा है। एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपका प्लांट सीवियर अंडर स्ट्रेस होता है ना, तो बल्कि आप यूं समझ लें कि वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उनमें ऑटोफेगी भी आती है कि वो उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रोक रहा है। और जब नॉर्मल को रोकते हैं तो फिर कोई ना कोई साइड इफेक्ट आता है, जो कि आगे डिस्कस होगा रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में जो हम पढ़ेंगे। सो मेरा ख्याल है कि अब इससे गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि 3 ग्रुप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन्हीं के बारे में उनकी लोकलाइजेशन है कि ये जो मैंने ATG9 बताया था इसकी असेंबली जो है, या आप कह रहे हैं कि इसकी साइड जो है वो है ER पे, एंडोप्लाज्मेटिक कॉलम पे, और उसके बाद ये शटलिंग करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। और काम इसका क्या है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का, कि ये जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्सटेंशन एक्सपेंडेशन ऑफ द आप कह लें कि फेगोसोम या फेगोफोर की एक्सपैंड करने के लिए, और इसको असिस्ट करते हैं ATG-I और ATG-13 इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके अलावा PI3K और ATG जो 12 हैं वो भी इसके अंदर इसको असिस्ट कर सकते हैं। देन ये जो स्लाइड है इसमें जो है बाकी जो प्रोटीन्स हैं ATG-13 और टोर को और कौन कौन असिस्ट करता है, किस तरीके से ये आप कह लें कि ATG-I और ATG-13 को जो है ये फर्दर किस तरीके से आप कह लें कि उसको स्टॉप कर सकता है बाय द फास्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया कि उसको ये इनहिबिट कर देगा प्रोटीन को, और इसकी वजह से फिर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, यानी ATG-9 को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोफेगी के प्रोसेस को, या इन अदर वर्ड्स के ऑटोफेगी को ये हॉल्ट में ले जाएगा, स्टॉप करवा देगा। ऑटोफेगी का पाथवे ये वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया है, बट इट हैज़ द डुअल रोल। ये ना सिर्फ ये कि ये मैंने आपको बताया कि जो अनवांटेड मटेरियल है, तो पॉजिटिव वे अगर आप इसका लेना चाहें तो वो उसका अनवांटेड मटेरियल को ये डिस्ट्रॉय करती है, और नेगेटिव वे तो यही है कि फिर ये सेल को जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी जो पूरा प्रोसेस है इसको जो है एक डायग्राम जो है नेक्स्ट उसमें वो डिस्क्राइब किया गया है, तो मैं वो उसको आपको दिखा देती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट प्लेज द डुअल रोल इन द प्लांट डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके पास दो तरह के प्लांट्स हैं, ये है नॉर्मल यानी कि वाइल्ड टाइप जो है आप कह लें कि रेबिडोप्सिस को प्लांट को शो किया गया है, और ये उसका म्यूटाजन है, यानी कि ये ऐसा म्यूटाजन है कि जिसमें इसको ऐसा बनाया गया है कि इसमें ऑटोफेगी ना हो पाए, या आप यूँ समझ लें कि जिसमें ऑटोफेगी जो है वो उसके जीन जो उसको करवाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनके जीन्स को जो है वो नॉकआउट किया गया है, या उनको एस म्यूटेट कर दिया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो वाइल्ड टाइप है जिसमें ऑटोफेगी हो रही है वो आपको हेल्दी नजर आ रहा है, ठीक है। और जो ये म्यूटेंट है बीट जो डायग्राम में है, ये आप देख ही सकते हैं कि कितना ये रफ एंड टफ आपको नजर आ रहा है, इसमें डिग्रेडेशन भी हुई है, लीव्स भी काफी सारे एक्सपैंड नहीं हुए हुए, और जो मौजूद है उनका कलर भी चेंज है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल पॉजिटिव रोल है इसका डेवलपमेंट में ऑटोफेगी का, जो कि हेल्दी प्लांट को हेल्दी रखने में मदद देता है। ऑल दो कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव इसका रोल है, तो वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो नेगेटिव रोल भी एक इस लिहाज से पॉजिटिव ही है कि वो बाकी मानदा जो प्लांट के पार्ट है उनको वो बचा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो डुअल रोल है वो किस तरीके से और प्रोनाउंस होता है, तो नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि है डायग्राम सी डायग्राम के दो हिस्से हैं। तो जो राइट साइड पे है वो वाइल्ड टाइप है, उसकी रूट्स दिखाई गई हैं, और जो लेफ्ट साइड पे है इसमें जो है आप कह लें कि वो दिखाई गई है एक म्यूटेंट की जो है वो रूट्स दिखाई गई हैं। तो एज यू कैन सी कि जो वाइल्ड टाइप है जिस पर ऑटोफेगी हो रही है उसकी जो सीडलिंग है वो तो बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है। और जो म्यूटेंट है जिसमें ऑटोफेगी नहीं हो रही थी उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है रूट की। इससे हमें पता चला है कि ये अच्छा और बुरा दोनों तरह के रोल्स जो हैं इसके मौजूद हैं, और बुरा इस तरीके से कि ये डैमेज कर रहा है सेल को, ठीक है, और अच्छा इस तरह कि अगर ये ना हो तो ये हेल्दी प्लांट को इसकी वजह से प्लांट अगर ये ना हो तो इसकी वजह से प्लांट हेल्दी नहीं रह सकते, इवन उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है, और ये बात जो है ये जो रेबिडोप्सिस के म्यूटेंट्स हैं इनसे जाहिर है। नो व्हाट इज द लीफ सेनेसेंस सिंड्रोम, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है आपके पास एक आप कह लें कि एक प्लांट की, बेटा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, मैं वापस आती हूँ।
जी बेटा, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो लीफ सेनेसेंस सिंड्रोम है, यानी कि ऐसे एस्पेक्ट्स जिसमें आप देखेंगे कि आया जब लीफ की सेनेसेंस हो रही होती है तो उसमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसको कहेंगे लीफ सेनेसेंस सिंड्रोम। तो उन चेंजेस को और इस सिंड्रोम को आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली। जो है एक प्लांट जो कि है वेल्विचिया मिराबिलस, और वेल्विचिया मिराबिलस जो है ये साउथ अफ्रीकन प्लांट स्पीशी है जो कि डेजर्ट प्लांट है। और मजे की बात ये है कि ये एक ऐसा प्लांट है, वैसे इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। और मजे की बात मैंने इसलिए कहा कि इसके अंदर सिर्फ 2 लीव्स बनते हैं, सिर्फ 2 लीव्स इसके बनते हैं। और उन लीव्स की जब डिग्रेडेशन हो रही होती है ना, तो अब आप उसको तब अगर देखें तो वो टिप्स से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन जब उसकी स्टार्ट होती है तो टिप्स से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ प्रिवेल करती है और बेसल मेरिस्टम की तरफ वो आती है, जो कि लीफ ब्लेड का जो बेसल मेरिस्टम है वहां पे आती है। और वहां फिर जब आती है तो वो पूरा का पूरा जो लीफ है वो टोर हो जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम इस टाइम पे दिखाई गई है, इनमें जो इसके 2 परमानेंट लीव्स हैं, ये देखिए किस तरीके से उसके अंदर स्लिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो स्लिट्स पड़े हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ लीफ सेनेसेंस सिंड्रोम, जो कि इसके अंदर आप क्लियर देख सकते हैं। अगर आप इसको बाकी इंटरनेट पे देखें तो बड़ी मजे की आपको डायग्राम इसकी जो है वो पिक्चर्स नजर आएंगी, जिनमें आप देखेंगे कि वो कर्ल किए हुए थे जैसे किसी की 2 पोनियां हो। ठीक है, और बड़ी बड़ी 2 आपने ब्रेड्स बनाई हो और वो करली सी बनी हो, इस तरीके से इसके 2 लीव्स, जो 2 ही लीव्स बनाता है, ये 2 ही परमानेंट लीव्स होते हैं इसके। और उस वो कर्ल की तरह जो है वो फैल जाते हैं, फैलते ही रहते हैं जब तक इसकी अच्छी ग्रोथ जो है वो होती रहे। और जमीन पे ही फैलता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम इसका होता है। और इसकी जो रूट्स हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, एज आई टोल्ड यू कि डेजर्ट प्लांट है ये। अच्छा, अब इनमें चेंजेस जो हैं वो कौन कौन सी आप देख सकते हैं लीफ सेनेसेंस सिंड्रोम में। तो इसमें स्पेशलाइज्ड टाइप की वो कहते हैं कि पीसीडी जो है वो होती है, जो कि एफिशिएंट रीमोबिलाइजेशन करती है न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम द सोर्स लीफ टू द ग्रोइंग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिंक वाया द फ्लोएम। एज आई टोल्ड यू कि जब नहीं एज मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी कोई आप कह लें कि किसी की डेथ हो रही होती है, प्लांट के सेल की या उसके लीफ की डेथ हो रही होती है, तो एक्चुअली वो फिर सोर्स की बजाय वो सिंक की बजाय वो सोर्स बन जाता है न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो खुद वो सोर्स बन जाता है, देने वाला बन जाता है, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द प्लांट है वो उसका सिंक बन जाता है। तो इसमें भी वही बात की गई है वेलविचिया में भी कि इसके जो लीव्स हैं, जब उनमें इस खास किस्म की पीसीडी होती है तो एक्चुअली ये इसकी रीमोबिलाइजेशन करवाती है एफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, और लीव्स जो है वो सोर्स बन जाते हैं एट दैट टाइम। और जो उसका ग्रोइंग सेंटर में इसका ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं इनके, और सॉरी फ्लावर तो नहीं आप कह सकते क्योंकि ये एक मेरे ख्याल है जिम्नोस्पर्म है, ये इट्स अ काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो ये जो इसके सेंटर वाला पोर्शन है उसके जो फ्रूट बन रहा होता है तब, तो उसको फिर ये न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बाय द फ्लोएम। So during senescence, the leaf cells undergoes genetically programmed cell death and of the cell structure and metabolism. And the earliest structural changes which you can observe is the breakdown of the chloroplast. सबसे पहला change जो इस leaf की degradation में take place होता है, that's the chloroplast. और जैसे मैंने आपको बताया था, ये chloroplast main organelle है जो कि पूरी लीफ की अगर प्रोटीन कहें तो 70% ऑफ द लीफ प्रोटीन is found in chloroplast, और reason you know because of the presence of rubisco जो कि very ubiquitous है और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो प्लांट में पाई जाती है। और carbon assimilation is replaced by the breakdown and conversion of the chlorophyll and the protein and other micromolecules of exportable nutrients, and that can be transported to the growing vegetative organs of the developing seeds and fruits। और जो भी केस होगा उसमें फिर पीसीडी जो है उसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है वो इवेंचुअली हैपेंड होंगी और ये कंट्रीब्यूट करेंगी ओवरऑल जो प्लांट की फिटनेस है उसके अंदर। ड्यूरिंग सेनेसेंस, जैसे कि अभी आपको शुरू में भी बताया कि प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूक्लिक एसिड की, उसको और ज़्यादा डीपली देखें कि लीफ की सेनेसेंस हो रही है, लेकिन लीफ के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली, तो मैंने आपको बताया कि टिप्स से उसकी सेनेसेंस जो स्टार्ट होगी, प्रोग्राम सेनेसेंस स्टार्ट होगी और वो बेस की तरफ जाएगी। और ये कर क्यों रहा है, ताकि अपने फ्रूट को, अपनी सीड को सेव कर सके। और उस दौरान में क्या हो रहा है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये उसके मोनोमर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और दिस विल बी अगेन रीयूज्ड फॉर द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, जो कि मेनली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसके ग्रोइंग रीजन्स को, जो कि मैंने आपको बताया कि एक सर्वाइवल का मैकेनिज्म भी है ये।
अगर कोई ड्राउट कंडीशन आ जाए या कोई टेम्परेचर का स्ट्रेस आ जाए, तो उस सूरत हाल में भी प्लांट यही काम करता है कि वो अपने लीव्स को फॉल ऑफ करवा के उसके न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है अपनी सीड्स और फ्लावर्स की तरफ, और अपने लाइफ साइकिल को भी छोटा कर लेता है। तो ये तमाम आप कह लें कि इस्केप करने के तरीके हैं अगर प्लांट के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाए। तो इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर जो कि प्लांट की बॉडी जो है वो शो करती है अपने आप को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए। So, however, the leaf senescence occurs even under the optimal condition as well, and it is therefore part of the plant normal development process. जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। New leaves जो हैं, those are initiated at the shoot apical meristem. Older leaves जो हैं, those become shaded and lose the ability to function efficiently in the photosynthesis, triggering the senescence of the older leaves. और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है न्यू लीव्स जो है वो ओल्ड लीव्स को रिप्लेस कर देंगे अगर कंडीशंस जो है उसकी फेवर में रहेंगी तो, अदरवाइज वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और खत्म हो जाएगा। सो टुगेदर द कोपल प्रोग्राम ऑफ द लीफ सेनेसेंस एंड एप्सियन जो कि लीफ की मैंने आपको बताया था, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी, जो कि लीफ की बेस पे जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ है। तो दोनों जब मिलेंगे लीफ की सेनेसेंस एंड एप्सियन, तो वो फिर ऑप्टिमाइज करेगी फोटोसिंथेसिस को भी, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को भी, और ओवरऑल जो आप कह लें कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। जी, इसमें जो आप कह लें कि इसकी जो इम्पोर्टेंस रिलेटेड है कि हाउ द डेवलपमेंटल एज ऑफ द लीफ मे डिफर फ्रॉम इट्स क्रोनोलॉजिकल एज। ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स की तरह एक ख़ास एज में जाने के बाद जो है वो लाजमी जो या जिस लीफ की डेथ हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास एज तक पहुँचे तो ही उसकी जो है वो डेथ होगी। तो इस टॉपिक को जो है फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये हेडिंग है कि जो कोई भी एक जो लीफ होता है उसकी डेवलपमेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज है उससे डिफरेंट हो सकती है। और इसके लिए जो आप कह लें कि एक जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट स्टॉल, जिसने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, एक पूरा प्लांट का एक हेल्दी लीफ लिया और उस लीफ को उसने इंटैक्ट रहने दिया प्लांट के साथ, लेकिन उस लीफ का एक पोर्शन लेकर ना उस पोर्शन को उसने जो है आप कह लें कि इंक्यूबेट कर दिया एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब पोर्शन को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इंक्यूबेट कर दिया है, मतलब कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और जिसने उस लीफ की डिस्क को या उसके लीफ के हिस्से को जो है वो लाइव रखा, जबकि जो बाकी इंटैक्ट लीफ था जिसका पोर्शन ही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो है वो डिप किया गया था, इंक्यूबेट किया गया था, जो बाकी लीफ था उसको एज इट इज रहने दिया। अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर सो मेनी डेज एंड जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो क्या हुआ कि जो इंटैक्ट लीफ था उसकी जो आप कह लें कि सेनेसेंस जो है उसमें वो स्टार्ट हो गई, और सेनेसेंस स्टार्ट होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो येलो होना शुरू हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जबकि जो डिस्क शेप उसने पोस्ट किया था, जिसको उसने इंक्यूबेट किया था इनटू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, वो वैसे के वैसा ही ग्रीन रहा। अच्छा, यहाँ पे उसको दोबारा इंसर्ट करके दिखाया गया, ये ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर मौजूद था और उसको न्यूट्रिएंट में डिप किया गया, ठीक है, मतलब उसको अलग से डिप किया गया था। तो वो हरा रहा, जबकि जो बाकी लीफ था जो नॉर्मल जिसकी डेवलपमेंट चल रही थी, जो प्लांट के साथ इंटैक्ट था, तो वो जो था वो सारा का सारा जो है वो येलो हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें सेनेसेंस स्टार्ट हो गई। तो इन दोनों से उन्होंने कहा कि अगर लीफ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते रहें और अगर एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इसके अंदर जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोग्राम अगर इसके अंदर नहीं चल रहा हो, तो ये लीफ की डेथ कभी भी ना हो, यह फॉरएवर ये ग्रीन रहे। ठीक है, तो इस चीज से हमें दो चीजें पता चली, एक तो ये कि एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है वो भी टेक पार्ट करती है लीफ को जो है आप कह लें कि येलो करने में, और दूसरा ये कि इंटरनल जो क्यूज होते हैं वो भी इसके साथ जो है वो आप कह लें कि उसके साथ मिलकर दोनों कॉन्कमिटमेंटली जो है दूसरे के साथ चलते, तो अल्टीमेटली जो है वो लीफ की डेथ का बायस बनते हैं। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि एक लीफ एक खास हद पे जाने के बाद उसकी जो है वो डेथ हो जाए। तो डेथ वाली जो एज है वो उसकी डेवलपमेंटल एज से डिफरेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द लीफ सेनेसेंस,
इसकी फर्दर जो है आपके कह लें कि उसके टाइप्स के बारे में, तो लीफ सेनेसेंस जो है ना सीजन के मुताबिक भी हो सकती है, लीफ सेनेसेंस सिक्वेंशियल भी हो सकती है, और लीफ सेनेसेंस जो है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकती है। जो सिक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस होती है वो होती है जिस तरह आप कह लें कि एक नॉर्मल प्लांट लगा हुआ है, और जब हम जैसे कि हम देखते हैं जिन बच्चों ने अगर रिसर्च की हो तो वो शुरू शुरू में जब ओल्डर लीव्स गिरते हैं तो बच्चे परेशान होकर हमारे पास आ जाते हैं, मैडम हमारी तो रिसर्च खराब हो गई, हमारे प्लांट खराब हो गए। पूछा क्या हुआ, मैडम उसके ना लीफ येलो होना शुरू हो गए। अच्छा बेटा कौन सा कलर की लीफ येलो शुरू हो गए होने, तो वो कहते मैडम वो नीचे जो बड़े 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 लीव्स थे ना वो सारे येलो होना शुरू हो गए। तो फिर हम उनको बताते हैं कि वो जो ओल्डर लीव्स हैं जो क्लोज टू द ग्राउंड है, एक्चुअली वो लीव्स जो हैं वो सिक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस के तहत उनकी जो है वो अल्टीमेटली उनकी डेथ होनी ही है, और वो कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्चुअली जो उसकी टिप है, जो उसका एपिकल रीजन है वो येलो नहीं होना चाहिए, या उसके यंग लीव्स जो है वो येलो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर उसकी कोई डेफिशिएंसी है। तो अगर कोई उसके ओल्डर लीव्स डेथ हो रही है तो वो दैट्स द पार्ट ऑफ सिक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी टाइप जो है वो सीजनल है, जैसे आप ऑटम लीव्स को देखते हैं कि एक खास सीजन में जाके लीव्स की जो है शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो दैट्स टाइप ऑफ द लीफ सेनेसेंस इज नोन एज सीजनल। और एक तीसरी टाइप की भी लीफ सेनेसेंस है जिनको हम कहते हैं कि दिस इज स्ट्रेस इंड्यूस, यानी कि टाइम नहीं आया, कोई सीजन चेंज नहीं हुआ, कोई न्यूट्रिएंट्स जो है रिमोबिलाइज नहीं हुए, लेकिन प्लांट ने अपनी लीव की जो है वो शेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। So that kind of shedding can be a reason of stress, उसकी वजह से भी प्लांट के जो लीफ है वो गिरना जो है वो शुरू हो सकते हैं, तो वो एक परेशानी वाली जो बात है वो हो सकती है। तो ये है, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी जो आप कहने की पिक्चर्स है, लेकिन ये इसी को ही डिपिक्ट कर रही हैं, ये सीजनल लीफ सेनेसेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो ट्री है पॉपुलस ट्रिमुला, मेरे ख्याल है कि ये स्पेलिंग इसके गलत हो गई यहाँ पे, एस्पेन ट्री जिसको आप कॉमनली कहते हैं, एस्पेन ट्री की जो है वो सितंबर 8 सितंबर 13 मतलब 2-3 हफ्तों की उसकी जो पिक्चर्स हैं वो ली गई हैं, और आप देखेंगे कि 4-5 दिन के बाद उसकी कैसी शक्ल है, उसके बाद सितंबर 18 में 8 से 18 10 दिन का फर्क है सिर्फ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर सितंबर 25 तकरीबन 2 हफ्तों का फर्क है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके ये लीफ येलो और फिर डार्क और फिर अल्टीमेटली उसकी जो डेथ हो जाती है या वो गिर जाते हैं, ऑक्सीजन भी हो जाती है और सेनेसेंस भी हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ सेनेसेंस इज नोन एज सीजनल लीफ सेनेसेंस। और उसके बरक्स ये जो आपको राइट साइड पे जो डायग्राम दिखाई जा रही है ये एक मोनोकॉट की है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि वीट के प्लांट्स हैं, और आप देख ही सकते हैं कि जो आप कह लें कि जो उसकी बेस के पास है ओल्डर लीव्स वो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्लांट्स है वो हेल्दी। तो दिस काइंड ऑफ सेनेसेंस इज नोन एज सिक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस। उसके बाद इसका है कि लीफ सेनेसेंस में भी सिक्वेंशियल सीजनल, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थर्ड टाइप की जो सेनेसेंस है उसको हम कहते हैं कि दैट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और वो भी हो सकती है। और स्ट्रेस में क्या चीजें आ सकती हैं, स्ट्रेस में आपके पास आ सकता है ड्राउट है, मिनरल डेफिशिएंसी है, यूवीबी रेडिएशन की वजह से हो सकती है शेडिंग ऑफ लीफ, ओजोन की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, हाई लाइट की वजह से, डार्कनेस की वजह से, ये तमाम तरह के जो है वो एबायोटिक स्ट्रेसेस में आ जाते हैं जो कि लीफ सेनेसेंस का बायस हो सकती है। इसके अलावा बायोटिक स्ट्रेसेस आर देयर जिनमें हर्बीवोरी है, पैथोजन का इन्फेक्शन है, और जो कि प्री मेच्योर की लीफ की जो है वो सेनेसेंस करवा सकते हैं, या उसमें नेक्रोसिस भी करवा सकते हैं। और इस तरीके से ये जो होने वाली जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि किसी स्ट्रेस की वजह से होंगी, वो फिर डेवलपमेंटल लीफ सेनेसेंस से जो है वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंडर वो नहीं हो रही, वो लीफ सेनेसेंस नहीं हो रहा, बल्कि किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। डेवलपमेंटल स्नेसिंग जो लीव्स होती हैं उनके अंदर स्नेसिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड होती है और एट द होल प्लांट लेवल पे वो चल रही होती है, सॉरी लीफ लेवल पे चल रही है अगर अकेले लीफ की बात करें, और स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ टिप और मार्जिन और स्प्रेडिंग टुवर्ड द बेस, तो ये अगर इस तरह हो रही हो तो डेवलपमेंटल वो लीफ स्नेसेंस है। जबकि जो स्ट्रेस से इंड्यूस्ड जो स्नेसेंस होती है वो लीफ के किसी भी साइड पे हो सकती है, जिस जिस जगह पे टिश्यू सबसे ज्यादा लीफ का जो टिश्यू सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर हम कहेंगे कि लोकलाइज हो सकती है। और इसी वजह से जब अगर पैथोजन के अटैक की वजह से हो तो वो तो आप देख ही सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि लेयंस बन जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं लीफ के अंदर, तो वो फिर स्ट्रेस इंड्यूस जो है वो सेनेसेंस जो है उसके जुमरे में आती है।
नेक्स्ट मेरा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल लीव सेशंस, और इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है और आप इसको हजम कर पाएंगे आसानी से। और मेरे रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही, वो साथ में दे ही रही हूँ, तो अगर कुछ ना पता चले, नोट्स में ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुकी हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक वाइज उसी तरीके से है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई ना समझ आए तो आप नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ ताकि वो लेंथी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल 1.5 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जी बेटा। मैम मैं पूछना था